बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है 9th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू न्यू स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें सबसे पहले MCQs का क्वेश्चन आता है। आपके इस स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इसमें जो हमें पेज नंबर 42 पे जो MCQs दिए गए हैं उसका MCQs नंबर 3, 4, 7 और 8 आपके सिलेबस में शामिल है। अगर हम देखें इनके आंसर्स को तो पहला सवाल है जी, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट वाज यूज्ड बाय, कि जी जो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट है वो कौन से साइंटिस्ट ने दिया था। तो हम देखते हैं जब हमने बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ा तो उसमें पता चला कि ये कॉन्सेप्ट जो है बोहर ने दिया था। तो आप इसके बोहर को टिक करोगे, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो बोहर होगा। सिमिलरली विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेल कंसिस्ट ऑफ 3 सब शेल। कहते नीचे जो मेन शेल जो हमें दिए गए हैं O शेल है, N शेल है, L शेल है, M शेल है, इसमें से बताएं किस में से जो है 3 सब शेल आएंगे। हमें पता है जो सब शेल जो हैं S, P और D होते हैं। अगर हम गौर करें तो हमारे पास जो K शेल है उसके अंदर 1 सब शेल आता है, L में जो है 2 आते हैं और M में 3 आते हैं। कौन सा K में आता है जी? S, L में S और P, जो तीसरा होता है उसमें S, P एंड D, यानी ये वाला इसका करेक्ट आंसर है कि जी M जो हमारे पास शेल होता है उसके अंदर 3 सब शेल्स होते हैं, 3 सब शेल्स। कौन कौन से? S, P एंड D। नेक्स्ट है जी द P सब शेल हैज़, जो P सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे जो बुक में कोई इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, लेकिन फिर भी इसका जवाब बता देते हैं आपको। P सब शेल जो है, P के जो 3 तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं, एक होता है जी Px, एक होता है Py, एक होता है Pz। ये तीनों डायमेंशन में x एक्सिस के लॉन्ग, y एक्सिस के लॉन्ग एंड z एक्सिस के लॉन्ग की जो, तो इसमें हमारा आंसर होगा जी 3 सब शेल्स। तो उसकी ऑप्शन अगर देखें 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स, 4 ऑर्बिटल्स, तो हम इसमें 3 ऑर्बिटल्स को टिक करेंगे कि ये हमारा करेक्ट आंसर है। लास्ट है जी ड्यूट्रियम इज़ यूज टू मेक। ड्यूट्रियम क्या बनाने के लिए इस्तेमाल होता है जी? लाइट वाटर, हैवी वाटर, सॉफ्ट वाटर या हार्ड वाटर। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ये हमारा हैवी वाटर, जिसका फार्मूला D2O होता है, उसके बनाने में ड्यूट्रियम इस्तेमाल होता है। तो ये टोटल जो है 4 MCQs हैं आपके इस स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक 9th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 से। इसके अलावा जो हमने टॉपिक पढ़े हैं रदरफोर्ड वाला, बोहर एटॉमिक मॉडल वाला और उनके दरमियान में जो डिफरेंस और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इससे रिलेटेड भी एग्जामिनर खुद से MCQs बना के भी दे सकता है। इससे ज़रा अगर हम आगे चलें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, जो इसकी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए गए, उसमें जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में पहला और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है बल्कि तीसरा है। तो तीसरे के बारे में पूछा गया है, द एटॉमिक सिंबल ऑफ फास्फोरस आयन इज़ गिवन एज P15 एंड ये 31 और इसके ऊपर जो चार्ज दिया गया 3 नेगेटिव। ये फास्फोरस आयन दिया गया है, इसके बारे में ये हमसे कुछ आगे इन्फॉर्मेशन लेगा। याद रहे कि ये वाला जो इसका नीचे जो दिया गया होता है ये एटॉमिक नंबर होता है और ये वाली जो वैल्यू होती है ये मैस नंबर होती है। ये क्या होती है जी? मैस नंबर। और ऊपर उसका चार्ज दिया गया। हमें एक एटॉमिक सिंबल दिया गया है फास्फोरस का P15 31 और उसका चार्ज है 3 नेगेटिव। क्वेश्चन हमसे पूछा गया जी हाउ मैनी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन द आयन। इस आयन के अंदर कितने प्रोटॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं। देखें सिंबल के साथ जो सबसे पहले लोअर साइड पे जो लिखा होता है वो उसका एटॉमिक नंबर लिखा होता है। हमने फर्स्ट चैप्टर में डेफिनेशन पढ़ी थी। एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन मौजूद होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो लिहाजा इसका एटॉमिक नंबर कितना दिया गया है? 15। तो हम कह देंगे जी इसके प्रोटॉन कितने हैं जी? प्रोटॉन्स की तादाद इसमें 15 है। और नेक्स्ट पूछा गया जी इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? वैसे आमतौर पर किसी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ एक छोटी सी कन्फ्यूजन है। आपको ये फास्फोरस का एटम नहीं दिया गया बल्कि आयन दिया गया। आयन ये कैसे बना? देखें ये फास्फोरस है, फास्फोरस के पास 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर लेता है तो इसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो अब ये इसके 15 में अगर हम 3 और ऐड करें तो टोटली 18 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं।
अगर हमसे पूछा जाए कि जी फास्फोरस के इस आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो कितने होंगे 18। एक्चुअली कितने होते हैं इसके 15, क्योंकि इसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा हैं, तो हम लिखेंगे जी इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं जी 18। तो पता चला फास्फोरस एटम में 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि फास्फोरस आयन में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिकॉज ये 3 इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो। अब तीसरा उन्होंने पूछा जी न्यूट्रॉन बताएं, न्यूट्रॉन इसमें कितने हैं। न्यूट्रॉन याद रखिएगा, जो हमें मैस नंबर दिया गया होता है, जैसे ये 31 दिया गया है, उसमें से आप जो है एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें, जो आपके पास आंसर आएगा वही आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। अगर हम 31 में से 15 को माइनस करें तो उसका आंसर आता है 16। अब इसके पास 16 न्यूट्रॉन। तो ओवरऑल अगर हम देखें इसका आंसर क्या हुआ, फास्फोरस के इस आयन में 15 प्रोटॉन है, 15 प्रोटॉन, 18 इलेक्ट्रॉन और 16 न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द आयन, इस आयन का नेम क्या होगा। फास्फोरस आयन, वही लिख दें जी, नाम उसका फास्फोरस, PHOS फास्फोरस आयन, ये इसका आंसर हो गया जी। इसी तरह सी क्वेश्चन पूछा गया, ड्रा द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द आयन, इस आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रा करें। यहाँ बच्चे बड़ा धोखा खा जाते हैं, बच्चे क्या करते हैं फास्फोरस एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखाते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास फास्फोरस है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, वो 15 के हिसाब से लिखाते हैं, जबकि यहाँ उसने किसका पूछा है, ऑफ द आयन। अब आयन में 15 की बजाय 18 इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए यहाँ हमने 15 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं 18। आपने जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है वो 18 के हिसाब से लिखनी है। तो हम अब हमारे पास ये जो फास्फोरस आयन है, हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक, इसमें हमने 18 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। किस तरह लिखेंगे जी, 1s2 2s2 2p6 3s2, साथ साथ गिनते भी जाएँ, 2 and 2 4 4 and 6 10 10 and 2 12 3p6। अब उसके बाद क्या आएगा जी, दोबारा काउंट कर लें, 2 और 2 4 4 और 6 10 10 और 2 12 12 और 6 18। हमारे 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए किसके, फास्फोरस आयन के। कैसे पूरे किए, इस 18 को देखते हैं। इसी से रिलेटेड चौथा क्वेश्चन है जी, नेम द नोबल गैस विच हैज सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हमारे पास जो लास्ट हमारा पीरियोडिक टेबल का ग्रुप है, दैट इज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। अगर हम देखा जाए तो उनमें से कह रहा है कि जी बताएं इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उस नोबल गैसेस में से किस एलिमेंट के बराबर आती है, उसी तरह की आती है। अगर हम वहाँ देखें तो हमारे पास आर्गन जो है एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसी नोबल गैस है जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बिल्कुल ये वही उसी वाली आ जाएगा। तो लिहाजा इसका हमने सिर्फ नाम लिख देना है कि जी आर्गन, कि कौन सा नोबल गैस है जिस जैसी इसकी फास्फोरस आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुई, आर्गन। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा, आपके एग्जाम में वो इस तरह पूछ सकता है कि जी व्हाट इज़ द नेम ऑफ, वो आगे सिंबल दे देगा, इस आयन का नेम बता दें। ये अलग-अलग क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि इस आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताएं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पेपर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफरेंशिएट बिटवीन शेल एंड सब शेल एंड गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच। शेल और सब शेल में फ़र्क बताएं और उनकी एक एक मिसाल दें। इसमें जब भी ये शॉर्ट क्वेश्चन में 2 मार्क्स का जैसे पूछा जाता है, अमूमन 1 नंबर की डेफिनेशन और 1 नंबर इसकी एग्जाम्पल कंसीडर की जाती है। तो आपने उनकी डेफिनेशन लिख देनी है शेल की और सब शेल की, और एक एक एग्जाम्पल दे दें, तो आपका ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। दूसरा याद रखिएगा, जब भी आपने डिफरेंस लिखना हो, चाहे वो फिजिक्स में हो, चाहे वो केमिस्ट्री में हो, चाहे वो बायोलॉजी में हो, तो आपने इस तरह टेबुलर फॉर्म में लिखना है, टेबल बनाकर कंपैरिजन की फॉर्म में लिखना है। देखते हैं जी शेल क्या है जी। शेल्स इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ आर कॉल्ड शेल्स। हमने पढ़ा था कि जी हमारे पास जिस तरह एटम होता है, एटम के गिर्द जो है इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ शेल्स में, जैसे ये के शेल है, ये एल है, न्यूक्लियस के गिर्द जो सर्कुलर पाथ हैं, जो सर्कुलर रास्ते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, उनको हम शेल बोलते हैं। अगर मैं इसको आपको यहाँ इसका आंसर थोड़ा सा डायग्राम की मदद से वाज़े कर देता हूँ। ये देखें जी शेल क्या चीज़ है। हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये इसके गिर्द ये जो सर्कुलर पाथ हैं,
इनको जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये हाइड्रोजन का है, इसके अंदर पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो ये हमारे शेल्स कहलाएंगे। पहला शेल जो होता है वो K होता है, L होता है, उसके आगे M एंड सो ऑन। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन जिन सर्कुलर रास्तों में घूमते हैं इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ एटम आर कॉल्ड शेल्स, उनको क्या कहेंगे? शेल। इनको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? K, L, M, N एंड सो ऑन। फिर हर एक की कैपेसिटी होती है। K में जब मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, L में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, M में मैक्सिमम 18 आ सकते हैं, N में मैक्सिमम 32 आ सकते हैं। इसके मुकाबले में सब शेल्स क्या होते हैं? मेन शेल्स के अंदर फिर सब शेल्स होते हैं। जैसे हमारे पास ये स्कूल है, पूरे स्कूल की बहुत बड़ी बिल्डिंग है, जब हम स्कूल के अंदर एंटर हो जाते हैं पूरा स्कूल एक शेल की तरह है। सब शेल क्या है? जब हम स्कूल के अंदर एंटर होते हैं पता चलता है जी ये 9th का क्लासरूम है, ये 10th का है, ये 6th क्लास का है, ये 4 का है, डिफरेंट क्लासरूम्स आ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह मेन शेल के अंदर फिर सब शेल होते हैं। मेन बिल्डिंग के अंदर जैसे और छोटे छोटे कमरे होते हैं। सब एनर्जी लेवल्स इन मेन शेल, मेन शेल हमने कौन से बताए थे? K, L, M, N। उनके अंदर जो छोटे एनर्जी के लेवल होंगे उनको हम बोलते हैं सब शेल। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल s, p, d एंड f। इनकी भी कैपेसिटी होती है। s सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और f में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है जी, क्वेश्चन नंबर 5, जो आपकी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 की 9th केमिस्ट्री की। कहता है एन एलिमेंट हैज़ एन एटॉमिक नंबर 17। आपके पास कोई एक एलिमेंट दिया गया, उसका एटॉमिक नंबर कितना है जी? 17 है। हमें उसका नाम नहीं बताया गया। सवाल क्या पूछा गया है? हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन K शेल, L शेल एंड M शेल ऑफ द एटम। कहता है आपको एक कोई एटम दिया गया है, उसका एटॉमिक नंबर जो है 17 है, आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताएं, यानी मेन शेल जो है K में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, L में कितने आएंगे और M में कितने आएंगे। वेरी सिंपल। हम क्या करेंगे जी, पहले आप यहाँ आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं, वैसे इसके आंसर में सिर्फ आपने इसके नाम ही लिखने हैं। सपोज़ हमारे पास ये वो कोई एटम है, ये उसका फर्स्ट शेल यानी K शेल, और ये वाला उसका L शेल, और ये उसका M शेल। हम देख लेते हैं जी, 17 है, 2 पहले में आ गए यानी K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और अगला जो L है उसमें 8 आ जाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L में कितने आ गए जी? 8, 8 और 2 10, बाकी कितने बच गए? 7 फिर आउटर मोस्ट शेल में आ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आपका M शेल। अब हम यहाँ लिख सकते हैं, आपने आंसर में जस्ट ये लिखना है कि जी K में कितने आएंगे जी? 2, L में 8, देखिए यहाँ से पता चला, हम काउंट कर लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और जो लास्ट है आउटर मोस्ट शेल है उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये इसका आंसर लिखेंगे कि K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 और M में 7 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम। यहाँ भी एल्यूमिनियम आयन दिया गया है, जैसे फास्फोरस का आयन दिया गया था। यहाँ भी बच्चे मिस्टेक करते हैं, जब आगे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है वो एल्यूमिनियम के मतलब लेते हैं। भाई एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम एटम और एल्यूमिनियम आयन में फ़र्क है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, कहते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने जो हैं इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। देखिए पहले ये चेक कर लें कि एल्यूमिनियम आयन बनता कैसे। ये हमारे पास एल्यूमिनियम एटम होता है, इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जब ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किए, जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा उतने चार्ज आ जाएगा जी। अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ करे तो पॉजिटिव चार्ज, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे तो नेगेटिव चार्ज। अब ये हमारे पास एल्यूमिनियम एटम है, ये एल्यूमिनियम आयन है, आपको ये एल्यूमिनियम आयन दिया गया। अब देखिए हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी 2, 8 और 3 थी, ये 3 इलेक्ट्रॉन तो लूज़ हो गए। अब इसकी प्रेजेंट इस एल्यूमिनियम आयन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 2, 8 है। लेकिन अब यहाँ देखते हैं सवाल में क्या पूछा गया है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम। पहले तो हमने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है एल्यूमिनियम आयन की। लिखे जी ज़रा, ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का मतलब ये है कि इसके पास
इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। वैसे एटॉमिक नंबर कितना होता है जी? 13 एल्यूमिनियम एटम का। लेकिन हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम आयन, और 3 पॉजिटिव चार्ज का शो कर रहा है, इसके 3 इलेक्ट्रॉन लेस हैं, यानी इस वक्त इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है वो 13 इलेक्ट्रॉन्स की नहीं लिखनी बल्कि 10 की लिखनी है। तो हम लिखेंगे जी 1s2 1s2 2s2 2p6 पूरी होगी। अगर आप KLMN में लिखना चाहते हैं, फर्स्ट शेल में 2, L में 8 और आउटर मोस्ट इस वक्त कौन सा हुआ आपका? L शेल, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन की तादाद है। उसने पूछा ना हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। अगर हम इसकी डायग्राम बनाएं, ये देखें, ये फर्स्ट शेल हो जाएगा, ये सेकंड शेल हो जाएगा। अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन देखें, ये K में 2 और 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसका K शेल है, ये इसका L। आउटर मोस्ट शेल किसे कहते हैं जी? आउटर मोस्ट शेल के 3 नाम हैं। सबसे आखिरी वाला शेल, उसको आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं, उसको लास्ट शेल भी कहते हैं, उसको वैलेंस शेल भी कहते हैं। तो ये इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों फॉर्म में लिख दी हमने, मेन शेल में भी लिख दी भी, K में 2 और L में 8 इलेक्ट्रॉन, और अगर सब शेल में लिखनी है तो 1s2 2s2 2p6 टोटल इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, 2 and 2 4 4 and 6 10 हो गए। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7, कहता है मैग्नीशियम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 282 है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि उसके K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, L में 8 आते हैं और M में कितने आते हैं? 2। अब आगे ये तो वैसे एक इन्फॉर्मेशन दी उसने, क्वेश्चन आगे पूछेगा। ए पार्ट दिया गया हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन द आउटर मोस्ट शेल। ये जो लास्ट वाले दिए गए हैं एक्चुअली ये आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन दिए गए। कौन से शेल वाले इलेक्ट्रॉन है जी? आउटर मोस्ट। किस तरह? ये देखिए, अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें, ये इसका न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, इसको हम बोलेंगे आउटर मोस्ट शेल। अगर जिस तरह इलेक्ट्रॉन दिए गए हमें, पहले शेल में 2, ये K वाले आ गए, दूसरे में 8 कह रहा है, 2 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इसमें L में 8 आ गए। बाकी कितने बच गए? 2, वो आ जाएंगे जी आउटर मोस्ट शेल यानी M में। अब हमारा आउटर मोस्ट शेल कौन सा है जी? ये वाला M शेल। M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2। तो हम इसका आंसर लिखेंगे जी, जस्ट लिख देंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स कि वैलेंस शेल में यानी आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जी? 2। अगला सवाल है बी पार्ट, इन विच सब शेल द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। मेन शेल की बात नहीं कर रहा, सब शेल की। सब शेल वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? S P D and F वाली। तो हम इसकी पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे जी मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 12 होता है। हाँ जी, 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए जी? 3s2। तो अब कौन सा, उसने क्या पूछा था? इन विच सब शेल आउटर मोस्ट शेल। अब सब शेल का आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? ये वाला, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो हम कहेंगे जी S सब शेल। कौन सा आंसर आ गया जी? S सब शेल जी। सी हमारे पास क्वेश्चन है, वाई मैग्नीशियम टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है मैग्नीशियम जो है इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत क्यों रखता है? इसकी विश होती है कि मेरे इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएं। हालांकि ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर हम इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर जो दिया गया है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं जी? 2। ऑक्टेट रूल के मुताबिक दुनिया में हर एटम की ये विश है, ख्वाहिश है कि मेरे वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, यानी मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके पास 2 मौजूद हैं। अब 6 इसको इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देगा, 6 इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल है। हाँ, अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो इसके लिए इसका फिर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। वो कैसे? देखें, अगर ये हमारे पास मैग्नीशियम है, इसके पास 2 8 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ कर देता है, इसके ऊपर चार्ज 2 पॉजिटिव आ जाता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बचेंगे 2 और 8। अब जो है इसका ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अगर हम इस डायग्राम को देखें, पहले शेल में 2 थे, दूसरे में 8, ये 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। 6 इसको कोई नहीं देता, 6 ले भी नहीं सकता। अब ये क्या करता है? अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद अब देखें क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया?
जी हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, यानी इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है नोबल गैसेज जैसी होगी, नियॉन जैसी, आर्गन जैसी। लास्ट शेल जो है कंप्लीट हो गया। अब ये मोर स्टेबल है दैन प्रीवियस वन। तो इसलिए मैग्नीशियम का जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की ख्वाहिश रखता है ताकि वो आसानी से लूज़ कर सकता है। अगर किसी के वैलेंस शेल में 4 से इलेक्ट्रॉन कम हो तो वो हमेशा लूज़ करेगा, और जिसके वैलेंस शेल में 4 से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो वो इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करे। तो इसके चूँकि 4 से कम में सिर्फ 2 है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने को तरजीह देगा। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज की नेचर बताएं ऑन एन एटम, किसी एटम पे, व्हेन इट लूजेस, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और व्हेन इट गेन्स इलेक्ट्रॉन। कहते हैं जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या गेन कर ले तो उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जी। सपोज हम कहते हैं जी अगर कोई एटम जो है अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, क्या कर दे जी, इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो वो बन जाता है आयन। वो क्या बन जाता है जी, आयन। अच्छा, अगर एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा आयन बनेगा वो, पॉजिटिव। अगर हम इसको यूं देखें, सपोज मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। हमारे पास है जी सोडियम। सोडियम के पास पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 8, और ये इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसके ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतने पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है। तो याद रखिए जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। इसी तरह जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। उसकी एग्जांपल क्या है जी, क्लोरीन है। इसके वैलेंस शेल में 2 8 7 इलेक्ट्रॉन है जी। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यानी ये एनाइन बन जाता है, और वो क्या बन जाता है, केटाइन। अब इस रीज़न को देखते हैं, क्या वजह है कि जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिव। यानी जब लूज करे तो पॉजिटिव चार्ज, और अगर गेन करे तो नेगेटिव चार्ज। ऐसा क्यों होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है। सोडियम के पास टोटल जो है 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसका एटॉमिक नंबर 11 है, उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। जितने किसी एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम के पास अगर 11 थे तो 11 इसके पास नेगेटिव चार्ज थे, 11 ही इसके पास पॉजिटिव थे। यानी पॉजिटिव को हम प्रोटॉन से शो कर देते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन से शो करते हैं। जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब है -10, लेकिन प्रोटॉन तो वही रहेंगे। मैथमेटिकली देखें, प्लस का 11 माइनस का 10, बड़ी वैल्यू 11 है उसके साथ का आएगा, यानी ये 1 के साथ कौन सा साइन कौन सा आएगा, प्लस का, यानी पॉजिटिव। यही वजह है कि जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब अगला सवाल कि नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, उसकी भी एग्जांपल से वजाहत कर लेते हैं जी। मिसाल के तौर पर हमारे पास क्लोरीन है। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 होता है, यानी इसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 ही प्रोटॉन है। प्रोटॉन को हम P से शो कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को E से शो कर देते हैं। जब ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। कैसे आता है, गेन का मतलब पहले 17 थे, एक और ले लिए तो कितने हो गए, 18 हो गए, लेकिन प्रोटॉन तो फिक्स है, वो तो वही 17 है। आप ज़रा इसका डिफरेंस निकाल के देखें मैथमेटिकली, प्लस का 17 माइनस का 18, डिफरेंस कितना आएगा जी, -1। तो नेगेटिव चार्ज यानी 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, 1 नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। इसलिए जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। इससे अगले जो 2 और आपके जो है शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं 12 और 13। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास आपके इस जो स्मार्ट सिलेबस है उसके मुताबिक। क्वेश्चन है जी, व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में डिफेक्ट्स क्या हैं। ये हम पीछे जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था बोहर का एटॉमिक मॉडल, पेज नंबर 32 पे ये पॉइंट्स दिए गए हैं। ये हमने वही वाले जो है ना पॉइंट यहाँ कॉपी किए हैं। वो क्या था जी, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी के ऑफ रेडिएशन के मुताबिक इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज पार्टिकल हैं, शुड रिलीज आर इमिट एनर्जी। जो चार्ज पार्टिकल होता है वो या तो अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा होता है या वो गेन कर रहा होता है।
कंटिन्यूसली एंड दे शुड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। लेट्स सपोज अगर वो अपनी एनर्जी रिलीज़ कर रहा है मुसलसल, जब एनर्जी रिलीज़ करता जाएगा तो उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, आखिरकार वो फॉल इनटू द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। ये उसने रदरफोर्ड ने कहा था, जो कि बाद में इसका एक डिफेक्ट बना, एक्चुअली ऐसा नहीं है। दूसरी इसने बात की थी कि जी इलेक्ट्रॉन इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, अगर वो इलेक्ट्रॉन जो है मुसलसल एनर्जी लूज़ कर रहे हैं तो वो दे शुड प्रोड्यूस द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाएंगे। जबकि बाद की तहकीक ने साबित किया बट इन फैक्ट लाइन स्पेक्ट्रम, दो तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं, एक होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, दूसरा जी लाइन स्पेक्ट्रम। तो हकीकत में कौन सा बना था? लाइन स्पेक्ट्रम बना था, लेकिन इन्होंने कौन सा बताया था? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है जी, ये इन्होंने बोहर के एटॉमिक मॉडल की एक स्टेटमेंट, एक उसका पोस्टुलेट उठाया है। क्या जी? एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन इन पर्टिकुलर ऑर्बिट, जब तक वो इलेक्ट्रॉन अपने मखसूस ऑर्बिट के अंदर रहता है, इट डज नॉट इमिट आर एब्जॉर्ब एनर्जी, ये ना तो एनर्जी इमिट यानी रिलीज करता है, ना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है कंटिन्यूसली। ये तो थी उसकी स्टेटमेंट। अब आगे इससे क्वेश्चन पूछता है, कहता है व्हेन डज इट इमिट आर एब्जॉर्ब एनर्जी, वो एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज कब करेगा? हमने पढ़ा था जब तक कोई, ये लोअर ऑर्बिट है, सपोज ये हायर ऑर्बिट, ये इसको हम लोअर ऑर्बिट कह देते हैं जी, और ये कौन सा जी? हायर ऑर्बिट। जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जाएगा, लोअर से हायर में जाएगा, इट विल एब्जॉर्ब एनर्जी, तो ये क्या करेगा जी? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आना चाह रहा है तो वो क्या करेगा? अपनी एनर्जी रिलीज करेगा यानी इमिट करेगा। ये बड़ा सिंपल सा हमने वहाँ पढ़ा था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर में जाएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। जैसे किसी बच्चे ने सहन से छत पे जाना हो तो ज़ाहिर उसके पास एनर्जी होगी तो वो ऊपर जा सकेगा अपने हायर ऑर्बिट पे। और अगर कि एक बच्चा ऊपर छत पे चला गया है, उसके पास जो है पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है, नीचे आने के लिए उतनी एनर्जी नहीं चाहिए, बल्कि एनर्जी वो रिलीज़ करेगा। तो लोअर से हायर में जाने के लिए एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा और हायर से लोअर में आने के लिए रिलीज़ करेगा। ये था पॉइंट।